नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, अभी हमने शुरू की है एक नई इंग्लिश की टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हम इंग्लिश की वॉकेब पर मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम फिलहाल देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स और इडियम एंड फ्रेज। तो आज उसकी थर्ड नंबर क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास इसकी सीरीज़ की कंप्लीट की है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप जो है अभी तक उनको नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अब होगी इंग्लिश की वॉकेब आसान। बिल्कुल इस सीरीज़ के माध्यम से आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इंग्लिश की वॉकेब आपकी जो है बहुत ही शानदार हो जाएगी, क्योंकि इससे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप इंग्लिश का किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें जो है आपके फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड्स एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह क्वेश्चन जो है 100% आते ही आते हैं। और कम से कम लगभग तो 10 नंबर के आसपास क्वेश्चन इनके मिल के हो ही जाते हैं, सारे के सारे मिलकर, ठीक है ना। तो 10 नंबर आपके जो है बिल्कुल रहेंगे। और पर डे मैं आपको कह रहा हूँ कि इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पर डे रात को 9 बजे जो है ये क्लास लाइव रहती है। आप जो है 9 बजे मुझसे जुड़ सकते हैं और चैट के माध्यम से जो है हम आपस में बात भी कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को देखते हुए जो है टॉकिंग भी कर सकते हो चैट के माध्यम से, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन जो है ना पर डे, 10 क्वेश्चन एक इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष लेकर आने वाला हूँ, विद एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसकी पीडीएफ भी आप वीडियो से टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पर डे 9 बजे, रात को 9 बजे जो है ये क्लास मिलती है। तो आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ मैं आपको इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच में जो है आपकी ये क्लास कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतनी तो आप टाइम कहीं से भी निकाल सकते हो और आराम से जो है इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और लास्ट में मैं जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन का आंसर है, उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना जरूर है, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गए हम शुरुआत करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू ब्रदर्स। ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने कल का जो वीडियो था उसके लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप लोगों ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से आज भी जो है लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू ब्रदर्स ब्लैंक ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अब ये बात की जा रही है कि भाई 2 ब्रदर्स हैं। कौन है भाई? 2 ब्रदर्स हैं, 2 भाई हैं, जो कि ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग कर देना, मतलब कि बांट देना, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? उसकी खुद की प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद जो भी है उन भाइयों के बीच में, तो वह जो है डिस्प्यूट करते हुए वो लोग क्या करते हैं भाई? सिंपल सी बात है, देखो इसको पढ़ के प्रैक्टिकल सोचो आप कि क्या हो सकता है कि 2 ब्रदर प्रॉपर्टी से संबंधित क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर लेते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी देखो, इस सेंटेंस के माध्यम से आप समझ सकते हो कि आजकल जनरेशन दुनिया में जो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना, कि मिलती है। 2 भाई जो है प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते, तो बस उसको देख कर ही आप जो है ये इसको आप समझ सकते हो कि 2 ब्रदर्स फिल इन द ब्लैंक्स अवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अपनी जो है प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट बांटने के लिए जो है आपस में झगड़ते हैं। तो झगड़ने के लिए जो है कौन सा हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं? कौन सी फ्रेजल वर्ब का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो लिखा हुआ कि द टू ब्रदर्स अवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो भाई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए झगड़ते हैं, तो झगड़ा करने के लिए जो है मुख्य रूप से कौन सी फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है भाई फेल आउट। कौन से लिए? फेल आउट। तो बी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल सही रहेगा। किसके लिए भाई? ये फेल आउट का मीनिंग क्या होता है? फेल आउट का मीनिंग भी ये होता है कि झगड़ा करना। क्या होता है भाई? झगड़ा करना, ठीक है। तो झगड़ा करने के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब का हम प्रयोग करते हैं भाई? तो उसके लिए करते हैं फेल आउट। तो क्या सेंटेंस बनेगा? 2 ब्रदर्स फेल आउट ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के दौरान 2 भाई जो है वो आपस में झगड़ा करते हैं। ये इसकी मीनिंग होगी, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ही हैज़ ब्लैंक अ न्यू बिजनेस एस्टिब्लिशमेंट। अब ये कह रहा है कि ही हैज, उसने जो है स्टार्ट कर लिया या सेट कर लिया। क्या सेट कर लिया भाई? न्यू बिजनेस। एस्टिब्लिश का मतलब होता है स्थापना करना। क्या होता है भाई? स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? कोई भी न्यू बिजनेस की बात की जा रही है कि न्यू बिजनेस को जो है एस्टिब्लिश कर दिया, सेट कर दिया। तो सेट करने का मतलब क्या होता है? एस्टिब्लिश यानी स्थापना करने के लिए कौन सी हम फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं? तो सिंपल सा आप देख सकते हो कि ही हैज़ ब्लैंक अ न्यू बिजनेस एस्टिब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना करना। तो स्थापना कर दी किसकी भाई? न्यू बिजनेस की, या फिर कोई नई संस्था की आप कह सकते हो। तो संस्था की या बिजनेस की किसी प्रकार की स्थापना करने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं? तो भाई उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट अप का। किसका प्रयोग करते हैं भाई? सेट अप का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट रहेगा। सिंपल सी बात बताऊँ तो सेटअप का आप अर्थ ले सकते हो कि किसी संस्था या व्यापार की स्थापना करना, ठीक है ना। तो किसी संस्था या व्यापार, तो बिजनेस शब्द यहाँ आ गया, तो इसको अपन कह सकते हैं व्यापार कह सकते हैं, ठीक है। तो संस्था या व्यापार की स्थापना करने के लिए सेटअप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि द फ्रेज कैरीड अवे, क्या भाई कैरीड अवे मीन्स, कैरीड अवे जो फ्रेजल वर्ब से इसका मीनिंग क्या होता है। देखो कैरी का मतलब होता है ले जाना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ जो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो कैरीड अवे जो है, देखो इंग्लिश की एक ऐसी खासियत है भाई, कुछ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इनका यूज़ हम अलग अलग करते हैं, ठीक है, जैसा सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कैरीड अवे, क्या लिखा भाई कैरीड अवे लिखा हुआ कि द फ्रेज कैरीड अवे मीन्स, कैरीड अवे का मीन्स क्या होता है। तो सिंपल सा अगर भाषा में अगर देखें हम, तो मतलब होता है कैरीड अवे का मतलब क्या होता है कि प्रभावित होना या भावनाओं में बह जाना। क्या होता है, प्रभावित होना या भावनाओं में बह जाना, कैरीड अवे। तो इसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम सॉरी फ्रेजल वर्ब तो ये दी हुई है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है वो हमें निकालना है। तो कैरीड अवे इसका मतलब जो है वह होता है कि प्रभावित होना। क्या होता है भाई, प्रभावित होना, या फिर अपन कह सकते हैं कि भावनाओं में बह जाना। कैसे भाई, भावनाओं में बह जाना, ठीक है, बहना कह सकते हैं अपन इसको, भावनाओं में बहना कह सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं, मीनिंग होती है इसकी कि टू बी इन्फ्लुएंस बाई, टू बी इन्फ्लुएंस बाई। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्लीज फिल इन द ब्लैंक दिस एडवर्टाइजमेंट इन द मैट्रिमोनियल कॉलम्स ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ये कह रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है ना, उसके मैट्रिमोनियल कॉलम्स के अंतर्गत जो है एडवर्टाइजमेंट को करना है। क्या करना भाई, एडवर्टाइजमेंट देनी है, विज्ञापन देना है, कहते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट इन, सिंपल सी बात है, पुट इन कर दो, मतलब कि विज्ञापन दे दो या दे दो, ठीक है ना। तो हो जाएगा प्लीज़ पुट इन दिस एडवर्टाइजमेंट इन द मैट्रिमोनियल कॉलम्स ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसके मैट्रिमोनियल कॉलम के अंतर्गत जो है यह पुट इन कर दो। पुट इन कर दो मतलब कि विज्ञापन जो है वो दे दो। क्या करना है, विज्ञापन का मतलब विज्ञापन दे दो। पुट इन का मतलब क्या होता है कि विज्ञापन देने के लिए इसका प्रयोग हुआ। तो सिंपल सी बात हम यहाँ पर ले सकते हैं कि पुट इन का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए हुआ भाई, विज्ञापन देने के लिए होता है, विज्ञापन देने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ दिया हुआ है, इट टुक्स अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबा समय ले लिया, किसमें, द एनिमीज रेसिस्टेंट। एनिमीज रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि दुश्मन जो होता है, कह सकते हैं अपन की जहाँ पर झगड़े की बात होती है, मतलब कि यूँ समझो, इट टुक्स अ लॉन्ग टाइम टू द एनिमीज रेसिस्टेंस का मतलब कि विरोध को खत्म करने के लिए जो मतलब बहुत ज़्यादा समय लग गया। इट टुक्स अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा समय लग गया। किसमें लग गया भाई, एनिमीज रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंस का मतलब यूँ समझ लो आपकी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए या फिर कोई समस्या थी उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग गया, या विरोध को ख़त्म करने के लिए समय लग गया। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, ब्रेक डाउन। किसके लिए प्रयोग करते हैं भाई, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि विरोध खत्म करना। क्या होता है भाई, विरोध खत्म करना, या फिर कह सकते हैं अपन की क्या कहते हैं, फेस टू फेस फेस कर लेना, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको फेस कर लेना, ये भी अपन कह सकते हैं। तो ब्रेक डाउन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू ब्रेक डाउन एंड द एनिमीज रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात आती है। अब बात आती है किसकी भी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। अब देखो यहाँ से हमारे फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट होगी, अब शुरू होती है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो क्या कहता है इडियम्स और फ्रेजेस, देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर। देखो सिंपल सा इसका अगर मीनिंग निकालना, जो सेंटेंस लिखा हो उसके अकॉर्डिंग मीनिंग निकालें, तो क्या होता है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी कि आग के बिना धुआं नहीं होता। क्या भाई, आग के बिना धुआं नहीं होता। इसी प्रकार से कोई अगर घटना घटित होती है तो उसका कोई ना कोई रीज़न जरूर होता है। इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग ये निकल रहा है कि आग के बिना धुआं नहीं होता। उसी प्रकार से किसी कोई अगर कारण नहीं है तो उसका इफेक्ट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्या आंसर रहेगा, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट द बैकग्राउंड। नहीं, बैकग्राउंड की बात यहाँ हो ही नहीं रही है। फिर कह रहे हैं कि देयर इज नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज, फिर है कि देयर इज नो कॉज विदाउट इफेक्ट, फिर है कि देयर मस्ट बी अ कॉज फॉर अ हैपनिंग। अब यहाँ पर देखो सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है हमें कि देयर इज नो इफेक्ट, मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं है, विदाउट अ कॉज, बिल्कुल जैसे ये लिखा हुआ कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कि फायर के बिना कोई स्मोक नहीं होता। उसी प्रकार से ये करेंगे कॉज के बिना कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बात बिल्कुल सही हो रही है हमारे सामने। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल भाषा में अगर देखें तो कारण के बिना कोई घटना या परिणाम नहीं होता। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से आग के बिना धुआं नहीं होता उसी प्रकार से किसी कारण के बिना कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ही फिल इन द ब्लैंक टू माई एडवाइस। ही फिल इन द ब्लैंक टू माई एडवाइस, तो क्या इसके लिए जो है कौन सा इडियम्स सुटेबल होगा। तो देखो 4 के 4 इडियम्स अब पढ़िए एक बार। तो टर्न इट इन अ ब्लाइंड आई, टर्न इट अवे फ्रॉम, टर्न इट अ डीप ईयर, फिर है कि टर्न इट ओवर देयर। अब यहाँ पर कह रहा है कि ही
फिर इन द ब्लैंक टू माई एडवाइस, मतलब कि कोई है जिसने किसी को एडवाइस दी है लेकिन उसने उस एडवाइस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसको अनसुना कर दिया या अनदेखा कर दिया। तो अनसुना करने के लिए क्या कहते हैं, डीप एयर। क्या प्रयोग होता है भाई, डीप एयर। तो टर्नेड अ डीप एयर, कि उसने जो है मेरी एडवाइस की तरफ ध्यान नहीं दिया, या फिर कि मेरी एडवाइस को उसने नहीं माना। मतलब कि एडवाइस मीन्स यूज समझ लो वो सलाह। क्या होता है भाई, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। क्या होता है, सलाह देते हैं ना किसी को। तो किसी ने जो है सलाह दी लेकिन उसकी सलाह को वो नहीं माना, डीपीआर कर दिया। डीपीआर का मतलब कि उसने उसको अनदेखा, सॉरी अनसुना कर दिया, या अपन अनदेखा भी कह सकते हैं। तो अनसुना कर दिया। फिलहाल डीपीआर की बात की जा रही है, तो अनसुना कर दिया। ईयर यानी कान होते हैं, सिंपल सी बात है। तो अनसुना, डीप ईयर मतलब गहरा चला गया। गहरा का मतलब यहाँ पे गहरा नहीं है, डीप का अर्थ वो गहरा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि उसने जो है टर्न कर दिया, मतलब कि मेरी एडवाइस, जो मैंने एडवाइस दी थी उसको उन्होंने अनसुना कर दिया। क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। तो और इसका अगर बात करें तो और इसका थोड़ा सा अगर और इजी बनाने की कोशिश करें ना इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्नेड डीप ईयर का मतलब होता है कि ध्यान न देना। क्या होता है, ये भी अपन कह सकते हैं कि ध्यान न देना। ठीक है। अगर किसी को कोई सलाह दी गई और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया तो डीपीआर कर दिया उसने। ठीक है, मेरी बात को अनसुना कर दिया उसने, तो ध्यान न देना भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर कह रहा है कि आफ्टर विनिंग, आफ्टर का मतलब बाद में, विनिंग यानी जीतने के बाद। ठीक है, द वर्ल्ड कप, क्या जीतने भाई, वर्ल्ड कप जीतने के बाद में द क्रिकेट की टीम वॉज रिसीव, क्या रिसीव किया बाई फैंस, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। तो सिंपल सी बात है भाई, जब कोई जीतता है क्रिकेट, अब यहाँ बात करी क्रिकेट की, क्रिकेट बहुत ही फेमस है आज की डेट में। ठीक है ना, बहुत से लोग इसमें इंटरेस्ट होते हैं क्रिकेट देखने का, देखना भी चाहिए, अच्छी नॉलेजेबल थी। ठीक है ना। और फिर क्रिकेट जब वर्ल्ड कप में विनिंग हो गया, मतलब क्रिकेट टीम जब जीत गई वर्ल्ड कप, तो उनको जो है उसके फैंस से कुछ रिसीव हुआ। क्या रिसीव होता है भाई, तो देखो, वॉन देयर लाउड्स, या फिर कहता है कि वॉन विथ ओपन आर्म्स, फिर कहता है कि विथ ब्लैंक ऑफ एन आई, फिर कहता है कि विथ अ पिंस ऑफ शेल्ट। लेकिन देखो यहाँ सबसे अच्छा क्या लग रहा है हमें कि विथ ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है कि तहे दिल से जो है उन्होंने उसका स्वागत किया। क्या क्या, तो सिंपल सी बात है, जब कोई जीत कर हमारे घर पे आ जाए या जीत कर हमारे सामने आए, हम क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं ना। उसको कहते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें जीतने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी सब सारी चीज़ हम कहते हैं उसको, है ना। बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं उसको, है ना। तब मतलब स्वागत किया। तो ये समझ लो आपकी, इसका मीनिंग ये रहता है हमारे यहाँ पर कि दिल खोलकर स्वागत करना। क्या होता है, दिल खोलकर स्वागत करना। किससे भाई, दिल खोलकर स्वागत करना। तो क्या होता है, स्वागत कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया विथ ओपन आर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर इज ब्लैंक बिटवीन एंटीबॉडीज एंड बैक्टीरिया। अब यहाँ कह रहा है भाई एंटीबॉडीज और बैक्टीरिया, देखो दोनों में जो है कोई तालमेल नहीं होता। एंटीबॉडीज और बैक्टीरिया में कोई तालमेल नहीं होता। जब हम बीमार होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो जाता है, तो फिर एंटीबॉडीज यानी कुछ टेबलेट लेते हैं, एंटी टेबलेट्स। कहते हैं ना कि हम जो है एंटीडोज लेने चाहिए, बीमार होते तब एंटीडोज देते नहीं देते। तो वही बात है यहाँ पर भी कि एंटीबॉडीज और बैक्टीरिया में कोई मेल नहीं होता, कि देयर इज ब्लैंक बिटवीन एंटीबॉडीज एंड बैक्टीरिया। तो नो लव लॉस्ट, नो लव लॉस्ट का मतलब यूँ समझ लो आपके कि कोई तालमेल नहीं होता, कि कोई मेल नहीं होता, ये भी कह सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है ना, एक दूसरे में कोई मेल नहीं, मतलब कि कोई मिलाप नहीं होता है, तब हम उसका प्रयोग करते हैं। किसका भाई, नो लव लॉस्ट। तो क्या बन जाएगा, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एंटीबॉडीज एंड बैक्टीरिया। एंटीबॉडीज और बैक्टीरिया के अंतर्गत कोई मेल नहीं होता। तो सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, ही कीप्स ब्लैंक हिज फ्रेंड थ्रू द इंटरनेट। अब ये कह रहा है कि इंटरनेट थ्रू इस माध्यम कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं भाई, माध्यम कह सकते हैं, इसका मतलब थ्रू मिस यहाँ पर। ठीक है ना, फिर इंटरनेट का आज के ज़माने में सब के सब जो है इंटरनेट से वाकिफ है, ऐसा कोई नहीं जो इंटरनेट को नहीं जानता, सब जानते हो ना। तो ये कह रहा है कि ही किप्स मतलब रहना। क्या रहना, किप्स का मतलब क्या कहता है, रहना, कि वह रहता है, क्या रहता है, हिज फ्रेंड उसके दोस्त के साथ में, माध्यम से, किसके मतलब, इंटरनेट के माध्यम से। तो भाई इंटरनेट के माध्यम से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, टच में रहता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या, इन टच विथ, यही हो जाएगा, इन टच विथ, यही होगा ना, इन टच विथ। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, इन टच विथ। ही कीप्स इन टच विथ हिज फ्रेंड थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से वो अपने दोस्त के टच में रहता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात आती है, टच का मतलब क्या होता है कि यूँ समझ लो आपके किसी से संबंध या संपर्क में रहना। ठीक है, ये अर्थ मीनिंग ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट है, अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन, मैंने कहा था लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ़ यू इट एनी मोर क्रीम, कि यदि तुम अभी और क्रीम खाओगे, मतलब आइसक्रीम खाओगे, यू विल ब्रिंग इट अप। तो ब्रिंग इट अप का मतलब क्या होता है भाई, ब्रिंग इट अप का मतलब क्या होता है, टू बी शिक, या फिर टू राइज अ पॉइंट, टू रेड,
या फिर टू कन्वर्ट, क्या मीनिंग रहता है इसका, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ABCD जो भी आंसर रहेगा कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दीजिएगा। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ जाकर जो आप टेलीग्राम से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी, इस टेस्ट सीरीज की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और PDF प्राप्त करने के बाद इसका जो है वापस आप इसके आंसर देखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो को आप देख लीजिएगा, जितना अच्छा है देख लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे भी सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए और भी जो है अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पर जो है आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाती है, इंग्लिश की PDFs भी मिल जाती है। मतलब जितने भी हम यूट्यूब पर डिस्कस करते हैं सारे PDF जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और बहुत ही जल्दी जो है टेलीग्राम पर भी मैं इसकी क्यूज शुरू करने वाला हूँ, इंग्लिश की और करंट अफेयर्स की। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के वीडियो भी जो है सुबह 8 बजे, रोज़ मॉर्निंग में 8 बजे जो है करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाते हैं। तो वो भी आप जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि ये सारे कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 15 मिनट का वीडियो लगभग हमारे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।